हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, किसी वजह से हमें शिफ्ट 1 लाने में लेट हो गया है ड्यू टू सम रीजंस। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। चलो देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है आपका कानून के समक्ष समानता या कानूनी समानता का वर्णन करता है। हमने आपको पहले बताया था आर्टिकल 14 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जीडी 2025 एग्जाम में एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है आर्टिकल 14 से रिलेटेड। कल भी पढ़ाया था कि नहीं, शायद 2 बार कल मैंने पढ़ाया था। अभी ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो, एक बच्चे ने मेल किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो बोल रहा है टीचर के पढ़ाने का। देखो बच्चे, टीचर कुछ भी आपको मेंशन करता है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी किसी की बुराई। हाँ देखो, कोई टीचर आप पढ़ रहे हो, उसके पढ़ाने का बोलने का तरीका नहीं सही है तो कोई बात नहीं, उसके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप देख लीजिए, है ना। मैं चैनल का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी। कोई बात नहीं बच्चे, आप एक काम करो, आप उसके दिए हुए क्वेश्चन और आंसर देख लो, ठीक है। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता वो आपको क्या किस भाषा में पढ़ा रहे, हो सकता है वो इधर के ओरिजिन के हो ही ना, है ना। तो एक सिक्के के दो पहलू। चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल 14 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब एक चीज और देखो, CHSL एग्जाम में आपका 2023 में आर्टिकल 14 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जो आपका यही डिटो सेम था। सही है। चलो, एक दो आर्टिकल मैं आपको और बता देती हूँ। आर्टिकल 9 मैंने आपको करवाया था। एक काम करो, आर्टिकल 9 में मैंने आपको बताया था ना कि कितनी मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। 6 मौलिक स्वतंत्रताएं देता है, PDF में मिल जाएगा आपका, ठीक है। 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रोवाइड करता है। देखिए, मैं हॉस्टल में हूँ तो थोड़ा सा अगर आपको किसी बच्चे का साउंड आए तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें 6 मौलिक स्वतंत्रताएं मिलती हैं, जो हम आपको सारा करवा चुके हैं। आर्टिकल 23 के तहत हमने क्या बोला था आपको, मानव तस्करी से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है, ये मैंने आपको लिखा दिया था, ये आपका इस बार आ भी चुका है। या जबरन श्रम, यहाँ पर आपकी एज लिमिट मेंशन नहीं थी। और कल आपका आया था DPSP से रिलेटेड आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, रिलेटेड टू DPSP, ठीक है। चलिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2023 में आया, GD एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में विनेश फोगाट, क्या ये दोनों आए थे, एक बार कंफर्म करना, ठीक है, ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, सरोजिनी नायडू ने कौन सी सभा बनाई थी। इन्होंने जो सभा बनाई वो अखिल महिला भारतीय महिला सम्मेलन या महिला भारतीय संघ कहलाई, ठीक है। आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा AIWC, ठीक है, सेम चीज है। कब, इन 1917 में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में पार्ट लिया, फिर इन्होंने महिलाओं की दुर्दशा देखी तो इनको लगा कि हमें इस फील्ड में फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा ये उस सम्मेलन में जो ये महिला संघ बनाया गया था उसकी चौथी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। सही है। चलो, और इनसे रिलेटेड एक दो नॉलेज हम आपको और बताते हैं। सरोजनी नायडू जो थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये क्वेश्चन आपसे बन चुका है, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी, महिला भारतीय अध्यक्ष, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखना। कब, इन 1925, सही है। चलो, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बना है कि सरोजनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। हाँ, यही क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, तो हमने आपको ईयर बता दिया है 1925, और प्लेस भी बता दे रहे हैं, कहाँ, कानपुर, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया, भारत की कोकिला बोला गया। ये भी देख लो, इनको जो शीर्षक मिले थे, क्योंकि पता नहीं वापस से मैं ये टॉपिक कब पढ़ाऊंगी, ये मैं यहाँ पर ही मेंशन कर देती हूँ आपको। भारत की नाइटिंगेल शीर्षक दिया गया था, ये तो सब लोग जानते होंगे ना। चले, या भारत कोकिला कहा जाता था।
अब अगर आपको इससे क्वेश्चन बन जाएगा ना तो आप कर लेंगे। 2022 में बैडमिंटन में देखो पूछा गया अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया, लक्ष्य सेन को दिया जाएगा। टेनिस में आपका ये बदल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेनिस में किसके बाद 2-2 अंक बनाने पड़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में आया है 2022 में। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कुछ और फ्रेम हुआ था, वो हम आपको बता देंगे अभी। 2-2 अंक बनाने पड़ते हैं ड्यूस को, लेकिन क्वेश्चन रिप्लेस होकर बोला है कि लव और ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। टेनिस से क्वेश्चन आपका ये वाला आया है, सही है। और मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन। टेनिस में पूछा गया था, जब रिसीवर ड्यूस के बाद आता है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम कहीं से भी आपका उठ रहा है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि शायद आपको अगर मिल जाए तो आप कर लोगे। जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, ठीक है। अगला अंक जीतता है तो स्कोर जो होता है वो क्या कहलाता है। ये आपका एसएससी सीजन में क्वेश्चन आया था ड्यूस से रिलेटेड, तो इसका जो आंसर है आपका वो है एडवांटेज आउट, ठीक है, हो जाएगा एडवांटेज आउट, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। देखो 2-2 अंक बनाने पड़ते तब भी ड्यूस होता है, लेकिन अगर दोनों खिलाड़ी एक गेम में, देखो अगर दोनों हमारे प्लेयर्स हैं, ये 2 प्लेयर्स हैं, अगर दोनों 3-3 अंक जीतते हैं, अंक लाते हैं, तो भी इसे ड्यूस कहा जाता है। इसका मतलब आपका होता है स्कोर कितना हो गया 40-40। अब इतनी अभी डिटेल हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो होता क्या है, यदि विरोधी खिलाड़ी एडवांटेज के बाद अंक जीतता है तो स्कोर वापस ड्यूस में चला जाता है। इस तरह की आपकी कंडीशन रहती है ना, जिसने टेनिस खेला है उसको पता होगा ना रूल्स। चलो कोई बात नहीं है, तो आपके अगर 3-3 अंक होते तब भी आपका ड्यूस कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय की खोज कब हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना ऐसे ही आया था या नहीं आया था। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, प्रेरण पूछा था क्या, एक बार कंफर्म करना। अगर पूछा था तो आपका 1931 होगा। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग वीडियो के लिए इसकी खोज इन्होंने क्या की थी इन 1831 में, सही है। चलिए और इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अगर आप जानना चाहेंगे तो हम बता देते हैं। एक चीज और देखो, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और मेंशन कर रही हूँ जो आपके एग्जाम पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन खोज। ये दोनों की चीजें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन की खोज जब आपका आएगा तो आपका माइकल फैराडे के साथ में एक नाम और ऐड हो जाएगा। आपको हो सकता है ये भी ऑप्शन में मिला हो, प्लस जोसेफ हेनरी। जब प्रवर्तन की बात आएगी तब आप करेंगे, ठीक है। बहुत ही सेलेक्टिव पॉइंट्स बताऊंगी, फालतू का कुछ नहीं बताऊंगी आपको जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज और देखो, एक आपका सीपीयू में क्वेश्चन मुझे मिला था देखने में जब मैं करवा रही थी 2019 में, विद्युत चुंबकत्व की खोज भी लिख लो लगे हाथ, विद्युत चुंबकत्व की। क्योंकि ऐसा 1-2 बार हुआ है कि मैंने बिना मन से कि हाँ ठीक है ये नहीं बताना है, लेकिन बता दिया है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है। विद्युत चुंबकत्व की खोज की बात आएगी आपकी तो हो जाएंगे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है। ये हो गया आपका विद्युत चुंबक। और चलिए ठीक है इतना ही रखते हैं, और अगर मुझे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिला तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल ने बीजेपी की इस योजना में साइन किया था। पीएम श्री योजना थी बच्चे लोग, और पीएम हमारा हो गया प्रधानमंत्री, और श्री हो गया स्कूल फॉर, आर फॉर राइजिंग, आई फॉर इंडिया। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। चलो नेक्स्ट, वैजंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, इन 2024, सही है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, पद्मश्री अवार्ड भी मिला था कब, इन 1968। और जो पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था ये आपका एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था 2022 में कि किस अभिनेत्री को आपका जो है पद्मश्री अवार्ड 1968 में मिला था, सही है। चलो हमने आपको यहाँ पर बता दिया, आगे चले। चलो
नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन हमें लैंग्वेज फ्रेमिंग पे थोड़ा सा डाउट है, इसकी लैंग्वेज यही थी कि नहीं थी, पर मुझे पता नहीं, ऑप्शन को लेके भी मुझे नहीं पता है, मैं इस क्वेश्चन को लेके कंफर्म नहीं हूँ, बट मैंने मेंशन कर दिया है कि एक बार हिमाद्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित हिमाद्री किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी नॉर्दर्न श्रृंखला है ये आपकी, एक बार तो देख लेना, अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है तो हमें कंफर्म कर देना कि ये ऑप्शन में था कि नहीं था। एक क्वेश्चन ये देखने में मिला है कि सबसे ज्यादा शिलालेख जो है किस राजा का मिला है? सबसे ज्यादा शिलालेख मिला है आपका अशोक का, सम्राट अशोक का। इनके जो शिलालेख है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा चट्टानों पर और स्तंभों पर गुफाओं की दीवारों पर बनवाए गए, है ना। इनका शासनकाल कब तक था? 208 से लेके 232 ईसा पूर्व। ये तो पता होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन मैं बता दूं, इनके शिलालेख टोटल, देखो बता सकते हैं लेकिन आपके पढ़ने के ऊपर है, आप पढ़ना चाहेंगे कुछ नहीं। देखिए टोटल शिलालेख जो थे 33 थे, सही है। इनको अलग अलग क्रम में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, अलग रॉक शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख, इस तरह से। शिलालेख था आपका सेकंड था, जैसे कि पहला था उसमें क्या था, दूसरे का था। इसके लिए आपके लिए चाहिए टाइम, अभी हम आपको ये बताना चाहें तो बता सकते हैं, लिखोगे क्या? बोल देती हूँ, सुन लो, ठीक है। हमारा शिलालेख सेकेंड जो है उसमें मनुष्य और जानवरों का चिकित्सीय उपचार जो था उसके बारे में बताया गया, फलों के रोपण के बारे में बताया गया, औषधियों के बारे में बताया गया, इस तरह से। अब ऐसे मैं आपको अगर लिखाने बैठूंगी ना बच्चों तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा इससे क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको जो मेन चीज थी बता दी, टोटल नंबर ऑफ जो शिलालेख थे वो आपके 33 थे, सही है। जो सबसे पहला इनका शिलालेख था, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लो। सबसे पहला शिलालेख जो था इनका, उससे क्वेश्चन बनता है किस लिपि में लिखा गया? लिपि आपकी इनकी क्या थी? प्राकृत और ब्राह्मी। जो पहला शिलालेख था वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। एक क्वेश्चन हमें ये मिला है, अब हमें ये नहीं पता ये क्वेश्चन नंबर 10 आया था कि 11 आया था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन देख लो कि अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, टाइपिंग के लिए माफ करना, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तब इन्होंने जब कलिंग युद्ध देखा, उसमें वहां पर क्रूरता देखी, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसी के बाद से, कलिंग के युद्ध के बाद से इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। और कुछ इससे रिलेटेड अगर मुझे लगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी, सही है। यहाँ पर मेंशन कर लो किस युद्ध के बाद अगर पूछ लिया जाए तो कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये मैं अपने आपको 365 डेज में वही कराया है, ठीक है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये काफी पूछ लेता है कि किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। चलिए देखते हैं, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? ये क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में आ चुका है। 2023 की पीडीएफ किसने किसने कर ली? देखो फिर से 2023 के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम आपको कितनी बार बोले। गेहूं और चावल वाली फसलों को हमारा सबसे ज्यादा लाभ हुआ था हरित क्रांति। हरित क्रांति हमारी कितनी थी? 1960 से लेके 1970, जो हरित क्रांति का टाइम पीरियड था, टेन्योर था कृषि को लेके, वो था 1960 से 1970, ठीक है। इसका जो एम था, हमारा लक्ष्य था, वो आपका क्या था? खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी। चलिए, तो गेहूं और चावल को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन जो है सीजीएल एग्जाम में भी आ चुका है 2022 में। आगे चलते हैं। सत्रिया नृत्य के संस्थापक, अच्छा एक बात बताओ, कल से हम पढ़ा रहे हैं, पागल ऐसे चिल्ला रहे हैं कि कुछ इफेक्ट हुआ किसी पर कि नहीं? सत्रिया वाला कल फर्स्ट शिफ्ट में बताया था, कल 17 की फर्स्ट शिफ्ट में, फिर आपका ये 17 की थर्ड शिफ्ट में आया, जैसा बताया था वैसा ही आया है, ठीक है। संस्थापक कौन थे? शंकर देव जी, श्रीमंत शंकर देव भी आपको कहीं कहीं लिखा हो मिला होगा। जीडी एग्जाम में आ चुका है, 2023 का क्वेश्चन है। चिल्ला चिल्ला के सबको थक गए हैं, पीडीएफ से रेडी कर लो, कोई सुनता नहीं है। किस शताब्दी, और देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे देते, किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में ये नृत्य था, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी और नहीं है, ठीक है। और एमटीएस में 2022 में आया है।
मैंने क्वेश्चन कितना करवाया, इतना करवाया है कि हम आपको क्या बताएं, लेकिन वही है मक्कारो। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी भी चैनल पे जा रहे हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो, अच्छी चीज़ है, पर एक बार जहाँ पे लगे ना, दिल करे कि हाँ ये वाली देखनी, वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर देखो। चलो देखो आगे चलते हैं। SI एग्जाम में भी आपका आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। किस संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतरराज्यीय जल विवादों से संबंधित है? हमारा जो आर्टिकल 262 है ये हमारा अंतरराष्ट्रीय जल विवादों से संबंधित आएगा। एक काम करो, आर्टिकल 1-2 और लिख लो। आर्टिकल 262 है। आर्टिकल 263 किससे रिलेटेड है? हमारा अंतरराष्ट्रीय परिषद। एक मिनट, इसको याद कर लेना। अंतरराष्ट्रीय परिषद का प्रावधान है आपका आर्टिकल 263 में, ठीक है। अच्छा हमने आपको आपातकाल बता दिए थे ना, आपातकाल भी पढ़ लेना एक बार। राष्ट्रीय आपातकाल, 356 संवैधानिक आपातकाल और आपका 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय, संवैधानिक और वित्तीय तीनों याद रखना, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे मूव ऑन करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस अनुच्छेद में है? आपका आर्टिकल 75। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, दो आर्टिकल देखो 74 और 75। जो हमारा आर्टिकल नंबर 74 है, यहाँ पर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही पूछा गया। मैं आपको दोनों चीजें बता देती हूँ, आपको जो था आप उठा लेना, ठीक है। देखो क्योंकि आप लोग देखो एग्जाम देते हो, अब जैसे जो ड्यूश वर्ड वाला था वहां पर आपको एग्जाम में है कि दो पारी के लिए कौन सा शब्द है वहां ड्यूस, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आते आते हो जाता है कि ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से है। तो आप समझ सकते होंगे ना, बच्चे बताते हैं, देखो थोड़ी सी चीजें इधर की उधर हो जाती हैं। जो हमारा आर्टिकल 74 है वो मंत्री परिषद से संबंधित है, मंत्री परिषद। और अगर आपका ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पर आर्टिकल 74 होगा, ठीक है। मैं आपको ये इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूछी गई थी या अपॉइंटमेंट पूछा गया था। ये आपका मंत्री परिषद से संबंधित है। तो एक बार इस क्वेश्चन के बारे में आपको ऐसे रफली बता दे रही हूँ, क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह का मिला है, लेकिन मैं आपको डिटेल ये बता रही हूँ, आपको ये पढ़ना है, ये वाला जो मैं बता रही हूँ। 75 आर्टिकल जो है हमारा वो मंत्रियों की नियुक्ति से रिलेटेड है। इसमें आ जाएगा आपका मंत्रियों की नियुक्ति, इसके अलावा उनका कार्यकाल, उनकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, योग्यता, शपथ। तो अगर आपका मंत्री परिषद से रिलेटेड है बच्चे लोग, तो आपका जो आर्टिकल हो जाएगा वो यहाँ 75 नहीं 74 होगा, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया था पर मैं बता रही हूँ, अगर आपका यही क्वेश्चन आया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड। अच्छा एक काम और करूँ, मैं आपको एक और थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एक काम करते हैं, लास्ट पेज में कर लेते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? नई शिक्षा ऋण योजना। एक क्वेश्चन आपका प्राइमरी सेक्टर से मिला है, सेक्टर्स हमने करवा दिए हैं आपको 17 फैब की शिफ्ट 3rd में। अभी मैंने PDF अपलोड नहीं की ना शिफ्ट 3 की, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया आज, हम थोड़ा सा बाहर थे, अभी हम अपलोड कर देंगे। इसमें हमने आपको सेक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, कौन कौन से आपके किस किस सेक्टर में आएंगे। चलिए इसे आप एक बार इसकी PDF देख लेना, ठीक है। असम के मेले की मैच से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो जॉन बील मेला जो है असम के मोरी गांव में लगता है। जो हमें पता चला वो ये पता चला कि अंबुबाची मेला आया था जो असम के गुवाहाटी से रिलेटेड था, और कामाख्या मंदिर, ऐसे कुछ आपको मिला था। ये ना कंफर्म नहीं है बट मेरे ख्याल से आपको कुछ इस तरह का पूछा गया, या तो पूछा गया है अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, किस मंदिर से रिलेटेड है, इस तरह का कुछ पूछा गया। तो मैंने दोनों मेंशन कर दिया। अगर कोई बच्चे ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो प्लीज कंफर्म करना, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है। देखिए अगर हम आपको ऐसे बताते हैं कि आपका एक क्वेश्चन रिलेटेड आया प्राइमरी सेक्टर से, इसका मतलब आपको ये नहीं कि प्राइमरी सेक्टर ही पढ़ना है, इसका मतलब ये आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों सेक्टर को एक बार देख लेना है। सबसे पहला एशियन गेम कहाँ खेला गया था? नई दिल्ली में खेला गया था। भारत में कितनी बार हो चुके हैं, कोई बताएगा? भारत में कितनी बार हो चुके हैं? भारत में 2 बार हो चुके हैं। पहला हुआ है 1951, दूसरा हुआ है 1982।
सही है। चलो, और ये क्वेश्चंस जो है आपके ईयर वाइज, ये आपका आ चुका है CHSL एग्जाम में आया है, 2022 में पूछा जा चुका था कि भारत में कितनी बार हुए, और ईयर पूछा था कि किस किस ईयर में हुए, तब का 1951 और 1982 में हुआ है। इसके अलावा आपका RRB JEE में आया तो खैर अलग बात है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन क्या है वो हर जगह आपको मिलेगा। तो RRB JEE में भी सेम क्वेश्चन आया है कि पहली बार आपका कब आयोजित हुआ था, इन 1951। अगर पहली बार बोलेगा ना तो आपका 1951 हो जाएगा, दूसरी बार आपका 1982 में हुआ है। सही। चलो, जो क्वेश्चन बन सकता था हमने आपको बता दिए, आगे चलते हैं। एक आपका डांस फॉर्म से रिलेटेड आया था, केरल का डांस फॉर्म पूछा गया था, कथकली या मोहिनीअट्टम दोनों में से शायद कोई एक पूछा गया था, तो केरल से रिलेटेड है। MTS एग्जाम में भी आ चुका है, 2023 में पूछा गया था। हमने आपको 8 शास्त्रीय नृत्य करवा दिए थे और उनसे रिलेटेड लोग भी बता दिए थे एक बार, लेकिन अगर आप चाहो तो हम फिर बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक काम करो, उसके पहले आप मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लो, क्योंकि हो सकता है आपको अगला क्वेश्चन मिल जाए। सही है। आर्टिकल 74 जो है हमने आपको बताया मंत्रिपरिषद का प्रावधान है उसमें। अगर आप मंत्रिपरिषद की बात करोगे बच्चे, तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री मिलेंगे आपको। पहले कौन से मिलेंगे, कैबिनेट मंत्री। हमारे जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं। देखिए टाइम बहुत कम है, हम आपको बहुत लंबा वीडियो लेके नहीं बैठेंगे, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। दूसरा हो जाता है आपका राज्य मंत्री, दूसरे टाइप के जो मंत्री राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में भी आपको क्या मिलेंगे, राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभार रहेगा, और राज्य मंत्री जो MOS वाले रहेंगे, ठीक है, जो कैबिनेट को रिपोर्ट करते हैं। 2 तरह के मिलेंगे, पहला स्वतंत्र प्रभार, आपको लिखा मिलता होगा ना कहीं राज्य मंत्री और ब्रैकेट में स्वतंत्र प्रभार, ये आपके हो गए MOS। तीसरे आपके मिलेंगे उप मंत्री, ठीक है। ये 3 तो हो गए आपके मंत्री, ये तीनों मिलकर गठन करते हैं किसका, मंत्री परिषद का, ठीक है। जो इससे मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगी वो मैंने आपको बता दी। मंत्रिमंडल की अगर आप संरचना की बात करोगे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आगे जाएंगे आप तो संरचना में आपको मिलेंगे कैबिनेट मंत्री, दूसरा आपके प्रधानमंत्री जी हो गए। तो कैबिनेट मंत्री में आपके जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, रेल मंत्री, यह सब आपके कैबिनेट मंत्री में आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा इसकी संरचना में डिपेंड करता है इनकी संख्या कितनी होगी, तो संख्या इनकी होगी 15 से 20 सदस्यों की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अगर आप अंतर बोलेंगे, तो मंत्री परिषद को भारतीय संविधान में देखो मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है, संविधान में, और विधायिका का एक अंग होता है। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। मंत्रिमंडल जो होता है हमारा, उसको 1978 में संवैधानिक रूप से मान्यता मिली थी। मंत्री परिषद में अगर आप सदस्यों की संख्या देखेंगे तो आपके 55 से 60 भी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका मंत्रिमंडल का है, ठीक है। यहाँ पर जो सदस्य होंगे आपके वो हो जाएंगे 55 से 60। यहाँ पर सदस्य कितने हैं, 15 से 20। सही है। आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड देखो काफी कुछ हमने आपको डिस्कस कर दिया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको दोनों बता दिया कि मंत्रिपरिषद ये रहा और मंत्रिमंडल ये रहा। सही है। कुछ आर्टिकल्स हम आपको एक तो बता देते हैं। ये अंग, अगर आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा कि मंत्रिमंडल जो है किसका अंग होता है, ये क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है, मंत्रिमंडल किसका अंग है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद का। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सही है। आगे चलते हैं। एक दो आर्टिकल्स लिख लो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा।
सही है। 75 और सारे लिखाना पड़ेगा क्या? लिखो। अच्छा, मंत्री परिषद की अगर बात करें, किसके प्रसाद पर्यंत रहेगी? ये क्वेश्चन आपका आया था ना, याद है? किसके प्रसाद पर्यंत रहेगी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यही सेम क्वेश्चन आपका आया था अभी जीडी 2025 में ही। बनी रहती है, ठीक है। जो बहुत जरूरी है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। मंत्री परिषद हाइफन कर दिया मैंने यहाँ पर। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए ये टॉपिक आया है इसलिए हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए हम आपको ये टॉपिक करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं 75(5). अगर कोई मंत्री जो है संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। मैं आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ, सदस्यता 6 माह में ग्रहण करना आवश्यक है। आवश्यक है, ठीक है। चलिए, और 75(6) जो है वो आपका मंत्री परिषद के वेतन भत्ते से संबंधित है। वेतन भत्ते ये आपका आ चुका है, ठीक है, कि मंत्री परिषद के वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? संसद के द्वारा। ये आपके देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ये भी आपका एग्जाम वाला है और ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। ये वाला नहीं आया है, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है और ये भी। मुझे जितना समझ में आया मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का आया सामने टॉपिक, जितना मुझे जरूरी लगा उतना मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक हमारे पास और बच रहा है, इसमें मैं बाद में मेंशन कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, इसमें आपके डांस फॉर्म से रिलेटेड जो लोग रहेंगे उनके बारे में है। ये मैं आपको पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैं अगर आपको एक एक लिखाने लगूंगी तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आपको पीडीएफ मेंशन कर दूंगी। चलिए शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस लेके जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा।